तो क्या मतलब अगर मैम स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रही हैं, तो क्या हम लोगों को एक स्ट्रगल से गुज़र के ही स्पिरिचुअलिटी का एहसास होगा? देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमारे मतलब हमारे साथ क्या-क्या होने लगता है मैं वो बताती हूँ। हुँ, हुँ, एक तो आपके सारे थॉट्स एकदम पॉज़िटिव हो जाते हैं। हुँ, आपके मन में सारे ख़्याल जो होते हैं ना वो एकदम पॉज़िटिविटी के आने लग जो कि जाते सबसे हैं। बड़ा भाव है मैम आज की डेट में। हाँ, आप जो भी लोगों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं वो एकदम सेल्फ़लेसली करते हैं। उसमें आपका कोई स्वार्थ निहित नहीं होता है। आप बिल्कुल मैम अपने चाइल्डहुड के बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए कि क्या आपका चाइल्डहुड भी नॉर्मल जैसे हम लोगों का बचपन रहा वैसा था या इसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी के एसेंस वहीं से आपको दिखने लगे थे? मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो पंजाबी ब्राह्मण हैं हम लोग। तो ब्राह्मण होने की वजह से पूजा पाठ शुरू से हमारे घर में एक आधार रहा। और पापा हालांकि पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन शांति कुंज के मेंबर होने की वजह से वो शांति कुंज की बुक्स आती थी, तो उसमें बहुत अच्छी स्टोरीज होती थी, वो ही बोली जाती थी कि ये आपको पढ़नी है। शुरू से ना यही रहा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गई। जो आज मैं जिन बातों को समझ पाती हूँ मैं बचपन से वैसे करती थी। उसका मतलब माइंड रीड करने की आदत थी। लेकिन मुझे लगता था कि सब लोगों के साथ ऐसा होता है कि सब लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या है, मतलब। तो लेकिन अब बाद में समझ में आता है कि ये तो सब इंट्यूशंस होते थे हमको, और हम इंट्यूटिव थे। ईश्वर ने शुरू से ब्लेसिंग्स ऐसी दे रखी थी। तो अपने बचपन से अगर हम थोड़ा आगे चलें एडल्टहुड की तरफ मैम, कौन-सा ऐसा दौर था हुँ। जब आपका जो इंक्लिनेशन था, वो एक्चुअल आपने फ़ील किया कि वो स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ गया? एक्चुअली रीज़न क्या था कि जैसे हमारे घर में पापा हमारे हनुमान भक्त थे। मैं एक्चुअली हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती थी। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि हमें मानना किसको है, किस स्वरूप को मानना है। मेरे लिए एक परम पिता परमेश्वर एक ऐसी शक्ति है, एक सुप्रीम सोल जो है, जिनको मैं एक मानती थी कि बस सब उन्हीं का रूप है। और लेकिन समझ में नहीं आता था कि सब अलग अलग फॉर्म्स में क्यों उनको मानते हैं। हुँ, हुँ। जैसे पूजा के 3 रूप होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो हमारे यहाँ वाचा और कर्मणा पे मतलब वचन से और कर्म से जो पूजा होती थी, जिसमें कर्म कांड और मंत्रोच्चारण वगैरह का ज़्यादा रोल रहता है। बट मुझे मन से पूजा जो की जाती है उसका ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था कि जो भी ये मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ है, ये मेरी और भगवान के बीच में होनी चाहिए। मतलब मुझे इसको किसी को शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि जो ईश्वर से मेरी बातचीत हो रही है वो मेरी है। लेकिन 1994 में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरे लॉ फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स थे, और पापा का पोस्टिंग तो दूसरी जगह था, तो हम एक अंकल के यहाँ मैं स्टे कर रही थी और मेरे एग्जाम्स थे क्योंकि मुझे उनके यहाँ ही रहना पड़ा। हुआ क्या कि उनका जो बेड डबल बेड था जिसमें मैं सो रही थी, वो बेड बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ था और मैं उस पे सो रही थी। और रात में मुझे ऐसे फ़ील हुआ, वॉल की साइड से, इधर वॉल थी और ये डबल बेड था, और बेड में मतलब रूम खाली था और मेरे अलावा कोई नहीं था। इतना हाथ मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीने पे हाथ है और वो पूरा मूवमेंट कर रहा था हाथ। और मैंने जैसे ही करवट ली वो हाथ हट गया। और मैं इतना डर गई, पौने 12 बजे का टाइम था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई ऐसा सपना आया होगा या मैंने कुछ ऐसा डाउट मतलब अपने आप में लगा। नेचुरल है मैम ये तो हाँ, बिल्कुल, तो मैं कुछ उसको मतलब विश्वास नहीं कर पाई, मतलब मुझे लगा शायद मुझे ऐसा कोई वहम है, सपना वगैरह वहम। वहम आया है। जी। लेकिन मैं उस टाइम पे वहाँ सो नहीं पाई, तो उनके बगल में एक छोटा-सा एक और रूम था जिसको उन्होंने ड्राइंग रूम बना रखा था, वो भी खाली पड़ा हुआ था। हुँ, हुँ, तो वहाँ मैं जाके सोफ़े पे लेट गई और वहीं पे सो गई। हुँ, और रात को अगले दिन मेरा पेपर था। रात को क्या हुआ कि मेरा सोफ़े के पास में एक छोटा-सा टेबल था। हुँ, उसके ऊपर एक स्टील का पानी का ग्लास मैंने रखा हुआ था और एक टाइम पीस रखा हुआ था। तो रात को 2:30 बजे मुझे ऐसे लगा जैसे एक हाथ जो है वो मेरे ऐसे गाल पे ऐसे आ रहा है, और मैंने जैसे ही वो झटका मारा तो हाथ बिल्कुल हाथ से टकराया, बिल्कुल अच्छे से पता है। और मैंने एकदम उठ के देखा, कुछ भी वहाँ नहीं था। हुँ। और मैंने जब वो देखा कि ग्लास भी गिरा हुआ था और वो टाइम पीस भी वहाँ गिरा पड़ा था, लेकिन मुझे इतना डर लगा, तो मैं उस दिन कन्फर्म हो गई कि कोई चीज़ ऐसी है, वो हाथ है, हुँ, हुँ। जो मेरी तरफ वो बार-बार आ सेंसेशन रहा मैम है। आज भी मतलब आपको हाँ, वो मतलब मतलब वो आज भी मतलब गूज़बम्प्स आ जाते हैं। वो मुझे इतना डर लगा। हुँ, हुँ, रात को 2:30 बजे का टाइम था हुँ, और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन मैंने वहाँ मोटी-सी चादर पड़ी थी, मैंने चादर ओढ़ लिया, मुझसे रहा नहीं गया। हुँ, और नींद आ रही, लेकिन मैं आँख नहीं बंद कर पा रही हूँ, बहुत डर लग रहा था। तो 3:15 बजे
मेरे से नहीं रुका गया और मैं सो गई किसी तरह से, लेकिन फिर 4 बजे करीब मेरी फिर नींद खुली और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई और सारा डर निकल गया, जैसे बॉडी में से कोई चीज़ रिलीज हो गई हुँ, है। हुँ, हुँ। तो वो बहुत एक अजीब सा इंसिडेंट था मेरी लाइफ का, हुँ, जिसने मुझे ये प्रूव कर दिया कि ऐसे नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो इनको काउंटर करने के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ भी होती है। तो मेरा ना तब मुझे एक मोटिव मिल गया ईश्वर की तरफ, एक आस्था मतलब मेरी बढ़ने लग गई उस हुँ, इंसिडेंट के बाद में। 97 में क्या हुआ कि मैं वैष्णो देवी माता के गई थी, हुँ, हुँ, और वैष्णो देवी माता के जब दर्शन किए तो वहाँ पे हम लोग जब कटरा पहुँचे तो अभी मेरे सर्वाइकल का बहुत सीवियर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। जब मैं उतरी वहाँ पे सीढ़ी उतर के नीचे आने लगी तो बारिश हो गई तो सीढ़ियाँ सारी गीली हो गई। मैं जैसे ही गिरी, वो मैं बैठी-बैठी एकदम फर्स्ट सीढ़ी से ही नीचे गिरी और मैं बैठी-बैठी नीचे उतर गई और मेरे को लगा कोई हड्डी-वड्डी ज़रूर क्रैक की होगी मेरी। हुँ। बट मैं जब खड़ी हुई तो मुझे कोई चोट नहीं था, कोई दर्द नहीं था और मेरा वो जो गर्दन में प्रॉब्लम था वो भी एकदम खत्म हो चुका था। तब मैंने काफ़ी मतलब स्ट्रांगली जो है इस ईश्वर पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। हुँ, हुँ। तो इसमें मैम ये जो अवेकनिंग अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, तो हुँ। इसमें आपकी फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? हम ऐसे एक धार्मिक परिवार से आए जिसमें हमारा सारा जो भी हमने धार्मिक आस्थाएँ या जो भी हम बातें सुन रहे थे उनसे, क्योंकि मदर हमारी कर्मा थ्योरी पे बहुत ज़्यादा हमको बातें सुनाती थी, स्टोरी सुनाती थी, दादी हमारी बहुत ज़्यादा धार्मिक स्टोरी सुनाती थी और वो इधर-उधर के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलेट करती रहती थी, समझाते रहते थे। तो इस वजह से हमारा बचपन से ही बिलीफ सिस्टम जो था ना वो ऐसा हो गया था कि हमें इन सब चीज़ों पे विश्वास था कि ज़रूर कुछ होता है, और ये इस तरह के जब इंसिडेंट्स हुए तो इस वजह से मेरा ईश्वर पे विश्वास और बढ़ता गया और हम लोग अपने हमेशा अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए हमारी कोशिश बनी रही। इसी जर्नी के दौरान मैम आपने एडवोकेसी भी प्रैक्टिस करी। हुँ। तो देखा जाए तो एडवोकेसी और स्पिरिचुअलिज़्म बिल्कुल कंट्रास्ट हैं, ऑपोज़िट हैं। तो ये आपने दूरी कैसे तय करी है कि आप एडवोकेसी से फिर बिल्कुल एकदम एक स्पिरिचुअल लाइफ़ आपने अडॉप्ट करी और एक्सेप्ट करी? एक्चुअली रीज़न ये है कि एडवोकेसी तो मैंने अपनी चॉइस से चुना था और वो मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन वाली थी और मैं किसी बात को किसी कहने के पे विश्वास नहीं करती थी। मुझे पहले भी समझाया तो बहुत सारी चीज़ें गई कि पूजा-पाठ जो भी चीज़ें वो समझाया तो बचपन से जा रहा था। लेकिन मुझे जब खुद पर्सनल एक्सपीरियंस हुए तभी मेरा पूजा-पाठ में अपना पर्सनल इंटरेस्ट हुआ। हुँ, एडवोकेसी का जो प्रोफ़ेशन था वो मैंने अपनी चॉइस से चुना था, बट स्पिरिचुअलिटी मुझको उसके लिए यूनिवर्स ने मुझे चुना, उसको मैंने नहीं चुना था। बट मेरे साथ फिर इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स बढ़ गए थे, इतने ज़्यादा होने लग गए थे कि लाइफ में मेरा हर चीज़ का परसेप्शन चेंज होने लगा। एक्चुअली प्रैक्टिस मेरी अच्छी चल रही थी बट 2002 में हुआ कुछ ऐसा कि कुछ मेरा प्रोफेशनल जेलसी की वजह से कुछ लोगों ने मुझसे बहुत मिसबिहेव किया और हम लोग ऐसी डिसिप्लिन फैमिली से और एकदम सभ्य फैमिली से आए थे जहाँ पे हम लोग को लोगों की इज्जत करना सिखाया गया था, लोगों को बहुत तमीज़ से बात करना है। तो उन लोग का इन सब एटीट्यूड की वजह से ना मुझको बहुत ज़्यादा एक मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि मेरा वकालत से बिल्कुल मन हट गया। बट ये जब इंसिडेंट हुआ तो उस समय मेरे ट्विन्स बच्चे थे, सिर्फ 4 महीने के थे। मेरे पेरेंट इन लॉज दोनों बेड रिडन थे, तो हुँ, मेरी घर में ऐसे मतलब मैं ऐसी जिम्मेदारियों में फंसी हुई थी, ऐसी ट्रैप्ड थी कि मैं कोई और डिसीजन नहीं ले सकती थी। तो मैंने 2011 में दोनों बच्चों को हॉस्टल कर दिया और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एचजेएस के लिए अटेम्प्ट करूँगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट सिलेक्टेड एंड इन 2013 I got posting as additional district judge at लखीमपुर खीरी। जो स्ट्रेस की वजह से मुझे फिजिकल एलिमेंट्स हो रहे थे और इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उस वजह से मुझे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ये हीलिंग्स थी, स्पिरिचुअल हीलिंग्स, इनकी हेल्प लेनी पड़ी। तो मैंने जब ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को ऑप्ट किया तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा ना फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुए, मेरी हीलिंग्स बहुत जल्दी फास्ट हो गई। तो इस वजह से बिल्कुल उसने मेरा सारा परसेप्शंस चेंज कर दिया, माइंडसेट चेंज कर दिया, सब एकदम मेरी लाइफ ही बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। तो लेकिन काफ़ी लंबी जर्नी रही मैम। मतलब आपने स्ट्रगल्स भी देखे बहुत ज़्यादा। और उन स्ट्रगल्स के बाद वैसे आम तौर पे लोग मैंने देखा है कि टूट जाते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि आपका एक पर्पस था, एक रास्ता था जो आपको आपको ढूँढ रहा था और इसीलिए आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ राइट, एग्ज़ैक्टली। तो मैम ये स्पिरिचुअलिटी जैसे एकदम लेमन में आम आदमी को अगर हम बात करें, तो कैसे समझा सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप उसको अगर हिंदी में समझे तो अध्यात्म है। हुँ, अध्यात्म मतलब अपना अध्ययन करना। तो अपना अध्ययन आप कैसे करेंगे? सेल्फ रियलाइज़ेशन करना है। मतलब हमको अपने आप को झाँकना है कि हमको
हम क्या है, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है और हमारी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मी टाइम देना। अपने लिए आपको अपने समय को ज़रूर देना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि आपको अपने आप को रियलाइज़ करना है कि आप एक्चुअली हैं क्या? आप इस ज़िंदगी में चाहते क्या हैं? आपको लाइफ़ में आपका सोल पर्पस क्या है? आप करने क्या आए हो? तो स्पिरिचुअलिटी सिंपल सी बात ये है कि सेल्फ रियलाइज़ेशन का एक प्रोसेस है। जब आपका सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाता है, आपके लिए फिर ये बाहर की दुनिया, आउटर वर्ल्ड जो है वो कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करता है। क्योंकि सब कुछ आपके एक्चुअली अंदर ही है, ये पूरा यूनिवर्स जो है आपके अंदर ही है। तो आपके लिए फिर बाहरी दुनिया सिर्फ़ एक आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको लेसन्स देने के लिए आपके सामने है। अदरवाइज़ आप जब स्पिरिचुअलिटी में जब अवेकन हो जाते हैं ना, फिर आपका सारा संबंध ईश्वर से रह जाता है, उस डिवाइन से रह जाता है। तो फिर आप और डिवाइन के अलावा आपके लिए कुछ और एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है। तो क्या मतलब अगर मैम स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रही हैं, तो क्या हम लोगों को एक स्ट्रगल से गुज़र के ही स्पिरिचुअलिटी का एहसास होगा? क्या अवेकनिंग जो है, क्या स्ट्रगल के बाद ही मिलती है या इसका कोई शॉर्टकट तरीका है? जैसे हम लोग अगर मान लीजिए चाह रहे हैं क्योंकि आप आपकी बात सुन कर के मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं भी ऐसी मतलब फीलिंग एक महसूस करना चाहूँगा, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं भी अगर मूव करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये होता क्या है, तो क्या इसके लिए भी मुझे भी अब पर्सनल एक स्ट्रगल से गुज़रना है या इसका कोई और भी तरीका है जैसे कि जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि बेसिकली सेल्फ रियलाइज़ेशन कैसे हो? देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमारे मतलब हमारे साथ क्या-क्या होने लगता है मैं वो बताती हूँ। हुँ, हुँ, एक तो आपके सारे थॉट्स एकदम पॉज़िटिव हो जाते हैं। हुँ, आपके मन में सारे ख़्याल जो होते हैं ना वो एकदम पॉज़िटिविटी के आने लग जो कि जाते सबसे हैं। बड़ा भाव है मैम आज की डेट में। हाँ, आप जो भी लोगों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो एकदम सेल्फलेसली करते हैं, उसमें आपका कोई स्वार्थ निहित नहीं होता है। आप बिल्कुल सेल्फलेसली मतलब हर व्यक्ति से आप बहुत अच्छे से निश्चल मन से सारे जवाब देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उसके पीछे आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा कि मैं इसके लिए ऐसा करूँगा तो ये मेरे लिए ऐसा कर देगा। आप लोगों को जज करना बंद कर देते हैं। आप जो ईश्वर की बनाई जितनी भी क्रिएशन है मतलब जीव, जंतु, पशु, पक्षी, ये पूरा नेचर एनवायरनमेंट सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। अपनी ज़बान को बहुत कंट्रोल करने लग जाएँगे। आपको लगेगा कि मैं कोई ऐसा मुँह से शब्द ना निकालूँ जिससे कोई भी ज़रा-सा भी हर्ट हो जाए। मेरे डीड्स ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए जिससे ज़रा-सा भी कोई हर्ट हो जाए, किसी का ज़रा-सा भी नुकसान हो जाए। तो आप जब इस तरह की आपकी सोच होने लग जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस इस तरह का पॉज़िटिव होने लग जाएगा, आपको सब में सिर्फ़ खूबसूरती ही नज़र आएगी, किसी में आपको लगेगा ही नहीं कि किसी में कुछ गलत बात है या नहीं। किसी से कोई शिकवे-शिकायत नहीं रह जाएँगे, कोई ग्रजेस नहीं रह जाएँगे। तो आप जब इस तरह की आपकी नेचर आप मतलब ऐसा इवॉल्व करने लगते हैं ना, तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आप समझिए कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जब जो ईश्वर जो डिवाइन एनर्जी है ना, वो भी आपको तभी कनेक्ट करती है क्योंकि जब आपका थॉट प्रोसेस एकदम पॉज़िटिव हो जाता है। और जब आपका थॉट प्रोसेस पॉज़िटिव हो जाएगी, तो आपकी ऑरा क्लीन होने लग जाएगी। जब आपकी ऑरा क्लीन होने लग जाएगी, फिर आपके चक्रास बैलेंस होने लग जाएँगे। अभी जब तक हम ये स्वार्थ में और जब तक हम मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जब तक इन्वॉल्व हैं, तब तक तो हमारे लोअर चक्रास सारे एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो हमारे हायर चक्रास हैं, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, तो आपके हायर चक्रास एक्टिवेट होने लग जाएँगे। फिर आपका जब हायर चक्रास एक्टिवेट होने लग जाएंगे तो आपको डिवाइन एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी या आपको कैसे मतलब आपकी फिर इवॉल्व कर रही है आपकी ऑरा को ना फिर आप उसके बाद आपका एकदम अलग ही पर्सनैलिटी होगी बिल्कुल अलग एकदम आप मतलब इतना ज़्यादा यूनिवर्स से आप ट्यून हो जाएंगे इतना ज़्यादा कि आप मतलब वाक सिद्धि हो जाएगी आप जो बोलोगे वो सच होने लगेगा जो सोचोगे वो मिलने लग जाएगा मतलब आपको खुद लगेगा कि एकदम मैजिकल हो जाएगी लाइफ एकदम अच्छा मैम ये सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए हम्म। मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है? मेडिटेशन देखिए ऐसा है कि जैसे आज हमने घर में अपने झाड़ू लगाया हुँ, हुँ, तो कुछ कूड़ा निकला हुँ, तो उसी तरह से हम जब मेडिटेशन भी करते हैं तो हम अपनी अंदर की जितनी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करते हैं हुँ, ठीक है ना हुँ, फिर नेक्स्ट डे हम फिर झाड़ू लगाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ कूड़ा तो जरूर निकलेगा ना बिल्कुल। उतना कल जितना नहीं निकलेगा लेकिन थोड़ा निकलेगा हुँ, तो आपको मेडिटेशन आप डे बाय डे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो आपकी एक दिन 100% सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी सारे फियर्स रिलीज हो जाएंगे सारे डाउट्स रिलीज हो जाएंगे क्योंकि यही सब चीजें जो आपकी वरीज हैं आपके फियर्स हैं यही आपके एक्चुअली ब्लॉकेजेस हैं यही आपके बैरियर्स हैं जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने में आपको
एक बैरियर का काम करती हैं। तो मेडिटेशन से अपने आप को ग्रो करने के लिए मेडिटेशन डेली ज़रूरी है। थोड़ा मैम बिल्कुल। हिप्नोसिस के बारे में बताइए क्या है? हिप्नोसिस एक नींद की अवस्था है। हमारे शास्त्रों में इसको योग तंद्रा कहा जाता है, जिसे आज की डेट में आप योग निद्रा के नाम से भी जानते हैं। तो एक हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट है। और मतलब ये वो अवस्था है, तंद्रा जिसे कहा जाता है, जो मतलब बिटवीन बीइंग एज स्लीप एंड अवेक, मतलब ना आप जागे हुए हैं और ना आप सोए हुए हैं, ये वो अवस्था होती है। तो उस अवस्था में जब आप आते हैं तो हिप्नोसिस मतलब आधार इसका हिप्नोसिस ही है। तो उसकी वजह से आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, और आप जो है एक मतलब जो साधना आप जो करते हैं वही आपको बिल्कुल उस लेवल तक ले जाती है, जो आप समाधि लेवल की जो साधना होती है ना, वो उसमें ले जाने में बहुत हेल्पफुल है। तो हिप्नोसिस जो है इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हिप्नोसिस से हम जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं ना, वो एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उससे मतलब आप समझिए कि जितनी भी हमारी आज की डेट में आप 90% प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो वो साइकोसोमैटिक हैं, क्योंकि वो आपके इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और उन इमोशनल इम्बैलेंस को आप हिप्नोसिस के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब आप जो भी प्रॉब्लम का नाम लेंगे, आप चाहे कहेंगे कि कैंसर की बात करिए, थायराइड की बात करिए, सर्वाइकल की बात करिए, डायबिटीज़ की बात करिए, किसी के कुछ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, किसी के नीज में प्रॉब्लम है, किसी स्पाइन में प्रॉब्लम है, जो भी आप प्रॉब्लम की बात करोगे वो सारी की सारी आप हिप्नोसिस के बेसिस पे रिजॉल्व कर सकते हैं। आपका लोगों को एडिक्शंस हैं, एडिक्शंस बहुत अच्छे रिमूवल होते हैं। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कॉन्फिडेंस आप बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हिप्नोसिस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा उनको रिजल्ट्स आते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिप्नोसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंशियल डिस्कम्फर्ट से आप सब चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन करते हो कि आपकी हर प्रॉब्लम जो है वो आप इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हिप्नोसिस से मैम सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन करते हैं, ये आपने मुझे बताया। तो ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? और क्या कैपेबिलिटी है सबकॉन्शियस माइंड की? एक्चुअली हमारे माइंड 3 तरीके के होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड, जिसे चेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जिसे अवचेतन मन कहते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड जिसे अचेतन मन कहते हैं। तो जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है जिसे चेतन मन कहते हैं, ये सिर्फ 10% है, और बाकी 90% जो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सारी जो आपकी पास्ट लाइफ की जो हमारी मेमोरीज होती है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और सबकॉन्शियस माइंड एक निर्मल मन है। एक बच्चे का जो मन होता है ना, ये वो माइंड है। लेकिन जो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, लॉजिकल माइंड होता है, वो जो एनालिटिकल होता है ना, वो सारा लॉजिक वही लगाता है कि ये सही है या गलत है, ये मेरे पास क्यों आया, इसका क्या काम है, ये है वो है। जितनी भी लॉजिक्स लगाने होते हैं वो सारा आपका चेतन मन लगाता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती हैं वो चेतन मन से ही होकर जाती है, क्योंकि चेतन मन, लॉजिकल माइंड कोई चीज़ देखता है, कोई चीज़ परसीव करता है, उसके बाद वो चीज़ जो है आपके एक क्रिटिकल माइंड में जाती है, और क्रिटिकल माइंड से होकर तब वो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। तो जो एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसका 7 साल की एज तक सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है, और वो उस टाइम पे जो भी चीज़ें देखता है, सुनता है, समझता है, वो आप समझिए उसकी पूरी पर्सनैलिटी का आधार बनती है। जैसे सपोज आपने मूड बनाया कि मुझको तो मर्सिडीज लेनी है, आपके मन में अब विचार चल रहा है कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी लेनी है। अब आप समझिए कि आपका जो माइंड है वो एक टाइम में, आप जानते हैं, कम से कम 2 से 3 लाख चीज़ों को देखता है। अब आप कहोगे 2-3 लाख चीज़ें मैं कैसे देख लूँगा एक बार में? तो जैसे एक पेड़ है, उस पे हज़ारों लाखों पत्ते लगे हुए हैं, आप सारे पत्तों को याद नहीं कर सकते ना। आपके सामने एक लॉन है, उसमें घास लगी है, तो वो सारी चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हो,
वो आप देख तो रहे हो बट आप हर चीज को याद ही नहीं रख रहे हो। आप रोड पे आ जाते हो, रोड पे आप कितनी सारी कारें निकलती हैं, लेकिन आप हर कार को तो नहीं याद रखते ना। बट हाँ, आपके दिमाग में मर्सिडीज कार लेने का जो आपका एक विचार चल रहा है, आपके सामने कोई भी मर्सिडीज गाड़ी निकलेगी तो वो आपको जरूर याद रहेगी। और आपको ये भी कौन सा कलर आपको लेना है, कौन सा आपको मॉडल लेना है, आपके सामने अगर वो निकल गई तो वो आपको शाम तक याद रहेगी, अगले दिन तक याद रहेगी, यार मैंने गाड़ी एक देखी थी वो वाली है। तो मेरा बताने का सिर्फ पर्पस ये है कि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चीजें जाती हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड से होकर क्रिटिकल माइंड में जाती हैं, और क्रिटिकल माइंड से ही होकर जब वो अलाउ करता है तभी वो सबकॉन्शियस माइंड तक, वरना सबकॉन्शियस माइंड तक हर चीज नहीं चली जाती है। जब ये सबसे पहली अगर हम मैं आपसे थोड़ा पीछे जाने की बात करूँगा, अगर हम बात करें कि आपने सबसे पहला हिप्नोसिस थेरेपी किसी को दिया था, तो वो कब, कितनी पुरानी बात होगी उससे पहले, तो ये मुझे आप बताइए? मैंने 2017 में प्राणिक हीलिंग सीखना स्टार्ट किया था। 2020 की अराउंड की बात है। तो मैं गिर पड़ी थी बाथरूम में और मेरे ये यहाँ पे कट आ गया था, फर्श पे मैं ऐसे फ्लोर पे गिरी। और आप ये सोचिए कि मेरे घर पे उस टाइम पे कोई नहीं था। मैंने हस्बैंड को तुरंत फ़ोन किया, वीडियो कॉल वगैरह करके दिखाया, तो ये मेरा पूरा ऐसे लटक सा गया था। और हीलिंग के बेसिस पे ही सारा ब्लड बहना रुक चुका था। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे नहीं पता दर्द क्या चीज होती है। मतलब दर्द हुआ ही नहीं, ना मुझे स्टिचेस लगने में दर्द हुआ, ना मुझे वैसे दर्द हुआ, मतलब मुझे नहीं पता। तो वो हीलिंग से इतना ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, आपका मन इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतनी ज्यादा यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो जाते हो ना, फिर आपको मतलब बड़ी से बड़ी चीज भी आपके लिए बहुत छोटी सी फील होती है आपको। अब मैम हिप्नोसिस को लेके हम्म। हमने बहुत अच्छी चीज़ें जानी, हम्म। लेकिन इसको लेके एक डर भी है लोगों के बीच में। मैंने देखा है कि जैसे मैं इन जनरल अगर कभी किसी से बात करता हूँ, तो 10 में से 6 लोग हिप्नोसिस से सुन डर डर जाते जाते हैं। हैं। आप अगर किसी को बोलोगे ना कि हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, तो वो उनके दिमाग में इतने डाउट्स और डर होते हैं हुँ, हुँ। कि उनको मतलब लगता है कि पता नहीं हम उससे कौन सा सीक्रेट निकलवा लेंगे, पता नहीं कौन सी हमारा राज खुलवा लेंगे। ये सब चीजें बिल्कुल सच है। इसमें देखिए, इंडिया में इसको एक टैबू माना गया हुँ, और हुँ। इसी वजह से इंडिया में इसको इतना लेट रिकॉग्निशन मिला। वरना 1953 में यूके में रिकॉग्नाइज कर लिया, 1958 में यूएस में रिकॉग्नाइज कर लिया। हिप्नोथेरेपी को मैम। हाँ हुँ, हाँ। लेकिन इंडिया में इसको एक्रेडिशन 2003 में मिला। और अभी भी उतना इसकी अभी भी पहचान नहीं बनी भी, अभी भी इसको एक नेगेटिव उसमें ये है। और सबसे ज्यादा सच बताएं तो इसमें सारा जो हमारी हिंदी मूवीज है ना, उनका दोष उन्होंने है। बहुत डराया है हुँ, कि हुँ। वो वशीकरण करके पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हुँ, हुँ। देखिए, पहली बात तो ये कि आप हिप्नोटाइज उसी व्यक्ति को करेंगे जो आपके सजेशंस को फॉलो करेगा, हुँ। और सजेशन वही फॉलो करेगा जो अपनी इंटेंशन से आपके पास तैयार होगा कि हाँ ठीक है, वो आप इंटेंशन आप उसको दोगे तब वो सजेशन फॉलो करेगा। अदरवाइज वो कभी हिप्नोटाइज होगा ही नहीं अगर उसके इंटेंशंस नहीं मतलब होंगे। ज़बरदस्ती कुछ नहीं नहीं नहीं, करवाया जा नेवर सकता नेवर इसमें। नेवर। आप किसी को नेगेटिव सजेशंस भी नहीं दे सकते। हुँ। आप उसको हिप्नोटाइज कर लोगे तब भी आप अगर उसको नेगेटिव सजेशन दोगे वो फॉलो नहीं करता। सही होता है। बात मैम, क्योंकि देखा जाए 2 तरह की इमेज मैंने देखी इस, या तो लोग बहुत डरते हैं हिप्नोथेरेपी से, नहीं तो उसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि मैजिशियंस ने भी बहुत बदनाम करा है एक तरह से। क्योंकि आप देखिए, तो कभी किसी मैजिशियन के पास पहुँचे, किसी मैजिशियन ट्रिक कोई कर रहा है, मेरे हिसाब से तो वो खाली ट्रिक्स होती हैं, लेकिन लोग कहीं न कहीं कहते हैं यार वो सम्मोहित कर लेते हैं आपको। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे लगता है जो मिथ्स हैं, उसने लोगों को इसकी एक्चुअल बेनिफिट से दूर रखा। राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हुँ, और आप देखिए ना, हमारे जो एंशियंट टाइम था, हुँ, मेडिकल साइंसेस तो अब आई, लेटेस्ट एनेस्थीसिया वगैरह तो अब आया, लेकिन जो एंशियंट साइंस थी, सर्जरी वगैरह तो उस टाइम पे भी होती थी ना। हुँ, हुँ। तो उसमें आप व्यक्ति को ऑपरेट कर रहे हो, सर्जरीज हो रही हैं, इवन प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह भी होती थी। तो वो कैसे होती थी? वो एनेस्थीसिया वगैरह का ऐसे तो प्रॉपर इंजेक्ट वगैरह करने का तरीका नहीं था, वो ट्रांस लेवल पे ही ऐसा इतना डीपली लेकर जाते थे कि तब वो सर्जरीज की जाती। तो इसका मेडिकली बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने अमेजिंग वे में देखा। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं। एक दिन क्या हुआ, भाभी हैं एक पास में, तो उनके नीज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि नी रिप्लेसमेंट के अलावा उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रह गया। बहुत डॉक्टर 2-3 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो नी रिप्लेसमेंट का उनका ऑप्शन आ गया। तो
मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा भाभी एक बार आप ये भी करोगे, वो भी हिप्नोथेरेपी के नाम से डरती थी कि क्या है क्या नहीं। तो कहती है अच्छा ठीक है कराते हैं। तो फर्स्ट डे तो वो बहुत डरी सी रही, वो बैठी रही थोड़ा सा, मतलब वो उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रही थी, बट उनको समझ में आ गया कि नहीं ऐसी कोई सीरियस या खतरनाक बात नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने सेकेंड डे उन्होंने थोड़ा ध्यान से उस हीलिंग को लिया। और जो वो मेरे यहाँ रोज वो स्टिक पकड़ के और एकदम हिलती हिलती सी आती थी, थर्ड डे आप सोचिए उनकी स्टिक छूट गई और वो आज तक बिना स्टिक के घूम रही हैं, कोई उन्होंने नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाया। और मतलब देख के ना अच्छा लगता है। तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी सोल पर्पस पूरा होता हुआ इसमें फील होता है। अच्छा मैम, इसके मतलब कुछ सेशंस की काउंट है कि कुछ ऐसा होता है कि एक सेशन में किसी को बेनिफिट मिलेगा, 6 सेशन 10 सेशन, कुछ ऐसा कुछ एक एवरेज काउंट है? डिपेंड करता है हाँ। प्रॉब्लम पे, मतलब ये पर्सन की डिपेंड करता है कि मतलब आपने एक बार ऐसे स्ट्रेच ले लिए, उसके बाद आप कैसे ले रहे हो, आप 15 दिन बाद ले रहे हो, महीने भर बाद ले रहे हो, और आपको धीरे धीरे आप इतना प्रैक्टिस में आ जाते हो कि फिर आप अपने आप को, अपना माइंड सेट आपका इस तरह का हो जाता है कि आपको सेल्फ हीलिंग करने लग जाते हो। तो उसमें आपको बार बार थेरेपिस्ट के पास आने की ज़रूरत नहीं है कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो। तो वो आपके सेशंस उसके जो है उसको वो आप सेल्फ हीलिंग करते रहोगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक चीज़ और मैम बोलूँगा मैं, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई को परेशान कर रखा है जिसने आज की डेट में। तो नॉर्मली भी आप मेरे ख्याल से हिप्नोथेरेपी ले सकते हैं खाली उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप बीमारी का इंतज़ार करें किसी के। हर बीमारी का एक रूट कॉज़ एक स्ट्रेस आजकल कहा जा रहा है। क्या आप रिकमेंड करती हैं कि मतलब नॉर्मली किसी बीमारी का ना इंतज़ार करते हुए आपके पास आके एक हिप्नोथेरेपी का सेशन लेके आप बेहतर फ़ील कर सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है, बस लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जैसे एक मसाज करा के एक रिलैक्सेशन हो जाता है कि एक बॉडी एकदम रिलैक्स्ड हो गई है, डिटॉक्स हो गई है, ये वो। तो यही एक तरीके डिटॉक्स आपको करने का तरीका है, बॉडी को रिलैक्स करने का तरीका है, माइंड को रिलैक्स करने का तरीका है। आपके जितने ट्रॉमास हैं, जितने लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, मतलब आपकी सक्सेस में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, आपका जितने फियर्स हैं, जितने आपके डीएनए में इनक्रिप्टेड पैटर्न्स हैं, आपके पेरेंट्स के अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, वो भी आपकी ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। आप सोचिए ये सारी चीजें आपकी रिलीज हो जाती हैं, तो ये आपका एक रिलैक्सेशन का तो बहुत अच्छा मोड है। और आप सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, आप अपने विजुअलाइजेशंस कर सकते हो, अपनी फ्यूचर पेसिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से अपने डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हो। थोड़ा-सा ब्रीफ आइडिया दीजिएगा कि आकाशीय रिकॉर्डिंग क्या होती है? एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करना जो है, मतलब आप अपने फ्यूचर को लेके अगर अनसर्टेन है, आप सपोज अपनी रिलेशनशिप को लेके अनसर्टेन है, अपने प्रोफेशन को लेके अनसर्टेन है, अपनी डेस्टिनी को लेके अनसर्टेन है, जो भी है ना, ये आप अपनी फ्यूचर को क्लियर कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो इससे क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो मैम अगर मुझे लगता है कि छोटे बच्चों की भी हो सकती है क्या आकाशिक रिकॉर्डिंग? हाँ, सबकी हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि जब एक फेज़ होता है जब बच्चे 10th 11th 12th वाली एज में होते हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि आगे उनको करना क्या है? किस तरफ जाना है कि भाई एकेडमिक्स में जाएँगे, स्पोर्ट्स में जाएँगे, आर्ट वाली फ़ील्ड में जाएँगे। तो उस तरह के जो क्वेश्चन्स या डाउट्स हैं उनके लिए मुझे लगता है बिल्कुल, आकाशिक बिल्कुल। रीडिंग बहुत बिल्कुल, बेहतर है। बहुत अच्छा है। हुँ। और वो हम लोग सिखाते हैं, और लोग अपना सोल पर्पस को खास तौर से कि हम आए इस दुनिया में क्या करने, हमारा सोल पर्पस एक्चुअली क्या है, उसको क्लियर करने में लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। हमारे व्यूअर्स के लिए मैम कुछ स्पेशल मैसेज है आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी एक्चुअली जब हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं ना, तो हम बहुत घबरा जाते हैं और हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है बार-बार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लाइफ में कभी भी, एक तो मान के चलिए, कभी भी 100% रास्ते नहीं बंद होते हैं। आपके सामने कोई ना कोई रास्ता खुला ज़रूर होता है। तो अपने आस-पास चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ है जो आपका इंतज़ार कर रही है। और जो यूनिवर्स है ना, उसने कुछ डिफरेंट डेस्टिनी भी कई बार आपके लिए डिज़ाइन कर रखी होती है। तो बस मेरा यही है कि लाइफ में कभी भी आपके 100% रास्ते बंद नहीं है। अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसका मतलब समझिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्ज़र्व ज़रूर करिए।